हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, मैं वीनू वर्मा आप सभी को यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी करवाती हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, पेपर 1 आप सभी को पता है कॉमन पेपर होता है, जनरल पेपर है जो किसी भी सब्जेक्ट वाले के लिए इंपॉर्टेंट होता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी अदा करता है। ठीक है, बहुत से लोग ये होता है कि पेपर 1 को इग्नोर कर देते हैं। पेपर 2 में तो ठीक है सब्जेक्ट वाला होता है और आपने ग्रेजुएशन और पीजी वगैरह में पढ़ रखा होता है तो आपका उसमें इंटरेस्ट बना रहता है। और पेपर 1 में काफ़ी डाइवर्सिटी होती है तो इसको आप क्या है कई बार स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि पेपर 1 भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपका जीआरएफ क्लियर करने में। ठीक है, तो पेपर 1 में आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, हम कैसे स्कोर करें 100% टीचिंग एप्टीट्यूड में। ये यूनिट आपकी पहले नंबर की यूनिट है। ठीक है, जब आप पेपर 1 का सिलेबस उठा के देखते हैं तो पेपर 1 में ये पहली ही यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। एक सरल सीधी सादी यूनिट है, इसमें आपको आसानी से मतलब मटेरियल भी मिल जाता है सारी चीज़ें। और अगर आपने बीएड एमएड कर रखा है तो आपने वहाँ पर भी कुछ चीज़ें पढ़ी होती हैं। ठीक है, तो ये आपको नया नहीं लगता है और इसमें आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। फंडामेंटल अगर क्लियर है तो क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेंगे, है ना। कुछ चीज़ें अब नई क्या पूछी जाने लगी हैं, कैसा आप ट्रेंड है, आप 100% कैसे इसमें स्कोर कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को ही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाता है ना। तो आज हम इसी चीज़ को समझेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और सिंपल है, आपको मतलब परिचित सी लगती है, ऐसी कोई अनजान सी नहीं है, तो इसमें हम 100% कैसे जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वैसे तो ये है कि 5-5 क्वेश्चन सभी यूनिट से आने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, अब इंटीग्रेट करके चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। तो आप किस तरह से पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से कौन सी चीज़ उठानी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी कुछ थ्योरेटिकल यूनिट है जिसमें कि आप का क्योंकि पेपर का नाम ही है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं और सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको पता ही है। तो ये सारी थ्योरेटिकल यूनिट है जिसमें आपकी रिसर्च की आती है, टीचिंग की है, कम्युनिकेशन का पार्ट है, पीपल डेवलप एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन एंड इंडियन लॉजिक। ठीक है, अगर आप इतने भी तैयार कर लेते हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, तो भी आपका एक अच्छी तैयारी हो जाती है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो पहली यूनिट है इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये आपको कैसे पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ पढ़नी है ना। तो यहाँ देखिए सिलेबस आपका ये दिया हुआ है, अब सिलेबस को देख के ही पढ़ना है। इसकी हार्ड कॉपी मैंने हमेशा आपको कहा कि आपको ये रखना है और आपको सामने देख के ही सारे टॉपिक पढ़ने। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में सारे ही टॉपिक्स मतलब जितने पूछे जाते हैं वो आपको सारे ही मेंशन है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपका एक क्रिस्टल क्लियर टॉपिक सारे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, आप इनको भी उठा के पढ़ना शुरू करें तो आपकी यहाँ से तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अगर नहीं भी मिलता है, मान लीजिए कोई आपको टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो भी आपको परेशान नहीं होना है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करवा रही हूँ, आप बाकी भी वीडियोस देख सकते हैं तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कितने सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया जा रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी करवाई जाती हैं। कौन से नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं सारी चीज़ें मैं करवाती हूँ, क्योंकि देखिए आपको ऐसे तो टॉपिक सारे मिल रहे हैं, है ना, लेकिन जब हम और भी डेप्थ में जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं, तो बाकी चीज़ें भी बहुत क्लियर होती हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ टॉपिक्स हो गए जो कि सिलेबस में आपके दिए और आपको ऐसे ही पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़नी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपको तैयारी कैसे करनी है टीचिंग एप्टीट्यूड में, आपको पहले तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब बुक्स की अगर बात करें कि प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, तो देखिए केवीएस मदान सर की बुक आती है, यहाँ पे थ्योरी के लिए भी आती है, पेपर 1 के लिए इसमें कॉन्सेप्ट सारे दिए हुए हैं और इन्हीं की पीवाईक्यूज की भी आती है। ठीक है, और यूथ पब्लिकेशन की भी जो मैंने देखी है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बाकी भी बुक्स बहुत सारी हैं, लेकिन जो मुझे ठीक लगी वो मैं आपको बता रही हूँ। और स्वाल पब्लिकेशन की भी आती है, लेकिन वो इंग्लिश में ही है, तो यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाती है। तो इस तरह से यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरह से पेपर 1 की आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं भी यहाँ पर सारी कुछ क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो कुछ मैंने दे भी दिए हैं, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में आपको जून 2024 के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट सब यूनिट की बना दी गई हैं। तो सारी यूनिट्स मैंने कवर मतलब शुरू करवा दी हैं और धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को कवर भी कर लेंगे, है ना। तो पेपर 1 में सारी चीज़ें 10 यूनिट में कवर कराऊंगी और पेपर 2 एजुकेशन में भी
सारी की सारी 10 यूनिट यहाँ पे कवर होंगी, है ना। तो आपको जब प्रैक्टिस PYQs की करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, आपको एनालाइज करना है न्यू टॉपिक्स, कुछ आपको न्यू टॉपिक्स मिलेंगे, कुछ रिपीटेड कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो जब आप इस तरह से करते हैं ना तो ये सारे टॉपिक्स आपको पता लगते हैं किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट को हमें ज़्यादा क्लियर करना है, कौन से मतलब PYQs आपको करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक बार तो आपने पढ़ लिया पूरी चीज़ें, है ना, तो फिर ये चीज़ें आपको पता लगती हैं। अब क्या होगा, कुछ जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगी। अब देखिए, जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन आते हैं इनको आपको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आप हमेशा एज ए टीचर, है ना, एज ए टीचर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे फीडबैक की बात होती है ना, तो फीडबैक 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, टीचर की जो एक जिम्मेदारी बनती है, उसका जो एक कर्तव्य होता है, कहना चाहिए कि उसको हमेशा बच्चे को मोटिवेट करने के लिए होना चाहिए, ना कि उसको डांटना है, डपटना है, डर पैदा कर देना है कि वो कुछ पूछे ही ना। ये नेगेटिव फीडबैक होता है, ठीक है। बच्चे ने कोई गलत जवाब दिया तो आपको क्या है, हमेशा उसको प्रोत्साहित करना है, उसको अलग से समझाना है, मतलब एक अच्छे ढंग से समझाना है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि ये नहीं कि मतलब डांट दिया कि अरे नहीं तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसे नहीं बोलना है। तो आपको एज ए टीचर जो भी जनरल क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप, कोई बच्चा अगर आपने सवाल पूछा, उसने थोड़ा भी जवाब दिया, टूटा फूटा दिया, कुछ ठीक से नहीं दे पाया, तो भी आप उसको इनकरेज करना है ना, उसको बोलना है अच्छा, बहुत अच्छा, वेल डन, हाँ आगे भी तुम अच्छा करोगे, ठीक है, और अच्छा करोगे, ऐसे बोलना है। तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, खास तौर से जब हम टीचिंग के सवाल करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। जब ये टीचिंग के कॉन्सेप्ट आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तब फिर अब जो सवाल आते हैं वो NTA द्वारा कैसे पूछे जाते हैं, कुछ तो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू पूछे जाते हैं। अब कुछ क्या होता है, वो जो है टीचिंग और ICT मिक्स करके या टीचिंग और कम्युनिकेशन को मिक्स मैच करके ऐसे पूछते हैं। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करने हैं। अब वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने हैं, है ना। तो ये होगी बुक्स के बारे में बात, कैसे तैयारी करनी है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन आप जब सॉल्व करते हो, कई बार बहुत ईजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, थोड़ा सा वो कुछ लेंदी कर देगा, मतलब उसमें 4-5 ऑप्शन आपको दे देगा, फिर कन्फिगर करने को देता है, तो घबराना नहीं है, वो ज़्यादा ईजी होते हैं, क्योंकि आपको उन्हीं में से छांट के ही आंसर देना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। आपके पास जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको उन्हीं में से उनका सेट बना देना है, ठीक है। तो जैसे कि 5 दिए हैं ABCDE, अब आपको BCE सही है, CDE सही है ना, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपको देना है। तो ये अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो ये हमारी प्रैक्टिस हो जाती है जब हम PYQs को करते हैं, ठीक है। तो मतलब आपका जो टारगेट है ना, ओवरऑल टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम जो यूनिट्स मैंने आपको बताई ना, या थ्योरेटिकल यूनिट्स, ये आपको गलत नहीं करना है ना। इनसे जो सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट इतने पक्के रखिए कि यहाँ से जो सवाल आपके बिल्कुल गलत ना हो, ठीक है। अब बचते हैं जो कुछ आपकी यूनिट्स हैं, जैसे कि DI है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, और आपका कॉम्प्रिहेंशन है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस और टाइम टेकन होती है ना, तो वो हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। लेकिन इनको, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो किसी के लिए भी एक सा ही है, चाहे आपकी मैथ्स तेज हो ना हो, आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के, किसी भी सब्जेक्ट के हैं आप, इससे मायने नहीं रखता, ये तो पढ़ना सबको है। तो कॉन्सेप्ट आप इतने अपने बोल्ड रखिए, इतने मजबूत रखिए कि आपका सवाल गलत ना हो, है ना। तो ये हो गई, इस तरह की अप्रोच से आप टीचिंग एप्टीट्यूड को एटलीस्ट यहाँ पे पढ़िएगा, है ना। उसके बाद देखिए जो टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी, यहाँ से सवाल आपके बनते हैं, और यहाँ पर भी इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो इसमें भी आपको समझना है कि पहले क्या थी थ्योरी, फिर उसमें कुछ रिवाइज एडिशन क्या आया, है ना, उसमें कुछ संशोधन हुआ, तो ये सारी चीज़ें, तो अब सवाल ऐसे बनते हैं, है ना। तो वो पूरी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। अब आपने कोई बुक पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, अगर आपने जो चीज़ें नई ऐड होती जा रही हैं, है ना, कुछ भी चीज़ अब आपकी नई भी होती हैं उसमें, तो जो नए कॉन्सेप्ट अगर ऐड हो रहे हैं, उसमें कुछ नई थ्योरी रिवाइज्ड हुई है, कुछ हुई है, उसमें संशोधन हुआ है, अगर उन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो वहीं पर आपका फिर कॉन्सेप्ट में आप मतलब जो है चूक हो जाती है, हम वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी ये था कि मतलब जो थ्योरी आई पहले आई थी, फिर 2001 में जो है संशोधन हुआ। तो अब उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन सा जो है किस
मतलब स्टेप को कहाँ पर सेट किया गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो उसको देखिएगा, सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यूनिट वाइज प्लेलिस्ट आपको 2024 के लिए बना के दी गई हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग में जैसे कि आपको यहाँ पर भी आपसे थोड़ा डेप्थ में सवाल पूछते हैं, मतलब कई बार तो क्या है आपका एप्लीकेशन अप्लाई मोड पे सवाल पूछे जाते हैं, है ना, कि एग्जाम्पल के तौर पे दे दिए जाएंगे, ऐसे पूछा जाता है। कहीं पर आपको सीधे सीधे पूछा जाता है कि इस स्टेप के अंतर्गत क्या था, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपको उसमें आपके 3 लेवल्स आपको पढ़ने ही हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑटोनोमस, है ना। अभी मॉरिस एल्बिगी का दिया हुआ ऑटोनोमस लेवल है, कभी किसी बुक में दिया है, किसी बुक में नहीं दिया है, तो यहाँ से भी सवाल बनते हैं और ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवाई हैं। तो इस तरह से लेवल्स ऑफ टीचिंग में थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना है ना। और अगर नहीं भी कुछ बुक है आपके पास, कोई कुछ भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपकी सारी तैयारी करवा रही हूँ बिल्कुल ईजी वे में, सरल तरीके से, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा, सारी चीज़ें होंगी टू द पॉइंट होंगी और एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, है ना। उसके बाद देखिए मेथड्स ऑफ टीचिंग में यहाँ पर टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड। तो ट्रेडिशनल जो हमारा मेथड था उसमें क्या था, टीचर को फोकस किया जाता था, है ना, टीचर जैसे चाहे वो पढ़ाएगा। लेकिन अभी हमारी जो अप्रोच है वो क्या है, लर्नर सेंटर्ड है। लर्नर्स को मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लर्निंग बाय डूइंग, मतलब लर्निंग विद डूइंग सिखाएं, लर्न विद डू, है ना, करके सीखना, ऐसी अप्रोच हमारी है। तो अभी हमारा जो फोकस है किस पे है, लर्नर सेंटर्ड पे। तो ये जो टीचिंग मेथड्स है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कई एक मेथड्स हैं, तो वो जो है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किस उसमें क्या आता है ना, कौन से मेथड्स को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे अपने हम कंटेंट के अकॉर्डिंग, या हम कैसे चीज़ को कवर कर रहे हैं, किस क्लास मतलब किस एज ग्रुप को हमें पढ़ाना है ना, हायर लेवल को पढ़ाना है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, कैसी, तो कौन सी हमारी मेथड्स यहाँ यूज़ करनी होगी। साइंस पढ़ा रहे हैं, आर्ट पढ़ा रहे हैं, है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, किस तरह से। तो ये मेथड्स ऑफ टीचिंग में ये सारी चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। और जो एनटीए सवाल बनाता है ना, उसका भी यही मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है यही है कि आपके कॉग्निटिव लेवल को चेक करता है कि आपका जो मतलब आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी मानसिकता है, वो टीचिंग और रिसर्च मतलब हायर एजुकेशन के लिए कितनी सही है ना, कितना बिल्डअप हुआ है उसमें। तो तभी आपके टीचिंग और रिसर्च के सवाल ऐसे बनाए जाते हैं कि रिसर्च में भी आपको उसको पता है कि या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे या तो फिर रिसर्च करोगे, है ना। तो इस तरह से जो है, जो वहाँ पर जो माइंडसेट, जिस माइंडसेट से वो मतलब क्वेश्चन बनाते हैं, वो यही होता है कि टीचिंग और रिसर्च हायर एजुकेशन के लिए किस तरह, कितनी बिल्डअप है आपकी, है ना। टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। टाइप्स में इवेल्युएशन के काफ़ी टाइप्स पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हैं। अगर आपने एक बार समझ लिया तो ऐसे ही करके जितनी भी यूनिट्स हैं, कम से कम थ्योरी पार्ट तो ज़रूर कवर कर लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस करने का भी तरीका बताया जाएगा आपको। तो ईजी वे में कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीज़ें भी है ना। तो मतलब अगर आप एक स्ट्रैटेजी से काम करोगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग कहते नहीं है 2 महीने में क्रैक कर लिया, बिल्कुल कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इतना चीज़ नहीं है, सब लोग यहीं पे करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, एक अपनी स्ट्रैटेजी बना के काम करिए, एक तरीके से काम करिए, है ना। अपने सोर्सेज को देखिए कि क्या क्या चीज़ आपके पास है, क्या हमें पढ़ना है। और जब आप PYQs करते हो ना, तो टीचिंग एप्टीट्यूड करने का मतलब सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जब आपको अगर नहीं भी कोई टॉपिक मिल रहा है, अगर आपने सर्च किया, क्वेश्चन को डाला, तो उससे संबंधित टॉपिक्स आपको नेट पे भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है और उसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए। अब उसके बाद देखिए, जो अभी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं ना, जो रिवाइज सिलेबस आपका आया मतलब 2018 में जो हुआ था, और उसके बाद अभी जो है फिर से न्यूज़ है कि कुछ अपडेट किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं, तो आई थिंक शायद ना भी हो और जून का एग्ज़ाम आपका इन्हीं बेस पर हो, है ना, इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हो। तो आपको अगर कुछ आता है तो बता दिया जाएगा, नहीं आता है तो आपको ऐसे ही तैयारी करनी है। तो अभी जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो लर्निंग थ्योरी से काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कि वाइगोट्स्की थ्योरी, है ना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर इसी को वो एप्लीकेशन मोड पे पूछते हैं उदाहरणों के तौर पे, है ना। उसके बाद जीन पियाजे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब समझ में आ गया तो बहुत ईजी है। स्किनर की थ्योरी, जो आपकी टीचिंग से रिलेटेड है ना, वो सारी थ्योरीज आपकी पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने इनको जो है आपको फिल्टर करके दे दिया है कि कौन कौन सी पढ़नी है। ऐसे तो लर्निंग थ्योरीज बहुत सारी हैं, है ना, लेकिन आपको सारी नहीं पढ़नी है, आपको जो पढ़नी है मैक्सिमम ये वाली है, जिसमें जीन पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक की हो गई, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग
और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो ये हो गई आपकी लर्निंग थ्योरीज हैं, ये भी आपको टीचिंग में ही पढ़नी है। कौन सी थ्योरी का कैसे यूज़ करेंगे, इसके अंतर्गत क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अभी जो ज़्यादा सवाल बनते हैं वो आपके टीचिंग सॉफ्टवेयर से बन रहे हैं, जिसमें कि जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग में हम किस टूल्स का यूज़ करते हैं, तो काहूत का, है ना। मेंटीमीटर कहाँ यूज़ करते हैं, पॉलिंग के लिए, है ना, जब क्विज़ वगैरह कराते हैं, ठीक है। पैडलेट कहाँ यूज़ होता है। तो इस तरह से जो भी आपके टीचिंग टूल्स हैं, LMS के बारे में, ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी पे आधारित ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। इनके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, चाहे तो देख सकते हैं, और क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, है ना, कौन से क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे अब पूछी जा रही हैं और आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बुक्स में उतना नहीं मिलेंगी, है ना। तो इसके लिए आपको फिर सर्च करना पड़ता है, या फिर आप यहाँ पर जुड़िए, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको कवर करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाती हैं चीज़ें जो अब क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न अभी क्या है एग्जाम का, ये इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्वयं प्रभा और मूक्स, इनके बारे में पढ़ना है। ये ऑनलाइन टीचिंग मोड्स जो आपके एग्जाम मतलब क्वेश्चन इसमें सिलेबस में दिए हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब इसमें क्या है, स्वयं प्रभा में आजकल जो पूछा जा रहा है वो चैनल्स नेम, इनके नाम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल्स के नेम आपको याद रखने हैं, और उसमें मतलब ये है कि कौन सा चैनल में किस चीज़ की पढ़ाई होती है ना। तो इस तरह से 10 चैनल्स के नाम जो है आपको कम से कम याद रखने हैं, उसके भी वीडियो आपको मिल जाएगी, और क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल डिटेल में जो जनरल कॉन्सेप्ट है स्वयं प्रभा का, और चैनल्स के नेम, इस तरह से अभी जो है चैनलों की संख्या कितनी है, लेटेस्ट में कितनी है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो अभी करंट में सिचुएशन है उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है ना। और इसको जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, इतने जो है टॉपिक्स को, तो ये आपका हायर एजुकेशन में भी काम आता है, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक्स आपको हायर एजुकेशन में भी पूछे जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो ज़्यादा पूछा जाता है वो कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसमें आपको नई नई टेक्निक्स जैसे कि फिश बॉल पूछा गया है काफ़ी, जिक्सॉ, थिंक पेयर शेयर, है ना, और भी इसी तरह से हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पर इससे संबंधित चीज़ें पूछी जा रही हैं, और ये आपकी क्या है, जो है दैनिक व्यवहार में आने वाली चीज़ों से संबंधित है ना। तो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पूछी जा रही हैं। इसमें थोड़ा है कि आपको सोच के, विचार के, जब चीज़ों को समझे रहेंगे तभी आप दे सकते हैं आंसर, है ना। तो क्योंकि अभी क्या है, बुक्स अभी लेटेस्ट तो आई नहीं है जिसमें ये सारी चीज़ें जुड़ गई हूँ, तो नहीं आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के लिए फिर आपको ज्वाइन करना चाहिए। आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, या मैं ये नहीं कहूँगी, आपको जहाँ पे अच्छा लगता है, जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे पूरा चीज़ें कवर करवाई जा रही हैं, तो आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं, है ना। जो भी सोर्स आपको ठीक लगता है आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। मेरी जो कोशिश थी कि आपको बता दिया जाए कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन सी जो है स्ट्रेटजी से काम करना है, जिससे कि कम से कम टीचिंग एप्टीट्यूड आप जब पढ़ेंगे तो सबसे सिंपल यूनिट है, तो यहाँ पर आप इससे पढ़ सकते हैं, ऐसे ही पढ़िए, ठीक है। हाँ, कम्युनिकेशन में है जैसे कि कुछ नए कॉन्सेप्ट हर बार पूछे जाते हैं, क्योंकि जब उसका सिलेबस आप देखते हैं ना, तो उसमें पूरी चीज़ें मेंशन ही नहीं है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो उसमें बहुत से कुछ नए फैक्ट्स निकल के आते हैं, कुछ नए टर्म्स निकल के आते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिए हैं। और मुझे लगता है जो अपडेटेड सिलेबस आएगा आपका, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाएंगी। जैसे कि ये सारी चीज़ें आपको बताई ना, LMS, ये सारी, तो ये सब चीज़ें क्या है, मेंशन नहीं रहती हैं, है ना। कौन सी थ्योरी आपको पढ़नी है, तो बस थ्योरी दे दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें फिल्टर करनी पड़ती हैं जो मैंने डिकोड किया है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, नए पैटर्न को देखते हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको डिकोड करके ही बताई जा रही हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही हर यूनिट को थोड़ा स्ट्रेटजी से काम करिएगा तो बिल्कुल 100% श्योर होगा, ठीक है। और इस बार का JRF आपको लेना ही लेना है, तो बिल्कुल जनवरी ख़त्म हो गया, फरवरी शुरू हो गया है, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए कि जब फॉर्म भरेंगे तब देखेंगे, है ना। सिलेबस बहुत वास्ट है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही आपको इंपॉर्टेंस देनी है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।